न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ, इसी वादे को निभाते हुए हम शेयर बाज़ार को बारीकी से सीखने की मुहिम के भाग 3 को शुरू करते हैं। लेकिन भाग 3 को शुरू करने से पहले वही मेरी पुरानी गुजारिश आप सभी से कि अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, सुने, समझें, उसके बाद पार्ट 3 पे आएँ। क्योंकि अगर आप पार्ट 3 को डायरेक्टली देखिएगा तो आप लिंक नहीं कर पाइएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझने से पहले। अब हम पार्ट 3 को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि हमने पार्ट 2 में क्या क्या सीखा था। पार्ट 2 में हमने देखा था कि अगर आपको शेयर खरीदना बेचना है तो शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट के जरिए करना होगा। शेयर बाज़ार में शेयर खरीदना बेचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है और आप किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए ये काम कर सकते हैं। शेयर बाज़ार में कई भागीदार खिलाड़ी या पार्टिसिपेंट होते हैं। शेयर बाज़ार में भाग लेने या ऑपरेट करने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करना ज़रूरी होता है और सबको रेगुलेटर द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। ये सारी बातें हमने पार्ट 2 में देख ली थी, लेकिन फिर से रिकैप आपको याद दिलाने के लिए और बातें। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाज़ार का रेगुलेटर है। वो नियम कानून बनाकर शेयर बाज़ार में हिस्सा लेने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेबी को ये पता होता है कि आप शेयर बाज़ार में क्या कर रहे हैं। अगर आपने कुछ भी गैर कानूनी किया तो इसके खिलाफ होता एक्शन और सेबी इस पे एक्शन लेता है। अब हम पार्ट 3 को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डिटेल में शेयर बाज़ार में आपके एक शेयर खरीदने से लेकर उस शेयर के आपके डीमेट अकाउंट में आने तक कई तरह की कॉर्पोरेट एंटिटीज़ यानी कई संस्थाएं बैक एंड में काम कर रही होती हैं, जिससे ये काम सही तरीके से हो जाए। पर्दे के पीछे काम कर रही ये एंटिटीज सेबी के कायदे कानूनों के मुताबिक आपके सौदे को मुमकिन बनाती हैं, जिसका हमको पता भी नहीं होता है कि बैक एंड में कौन कौन सी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं। उन्हीं एंटिटीज़ के बारे में हमको इस अध्याय में बेसिकली सीखना है। इन एंटिटीज़ को फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के नाम से जाना जाता है। ये इंटरमीडियरीज एक दूसरे के काम पर निर्भर होती हैं और एक साथ मिलकर वो एक इकोसिस्टम तैयार करती हैं पूरे शेयर बाजार का, जिसके बिना वित्तीय बाजार का चलना असंभव है, इम्पॉसिबल है। इस अध्याय में आपको इन इंटरमीडियरीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली इंटरमीडियरीज है स्टॉक ब्रोकर, द स्टॉक ब्रोकर। ये क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरमीडियरी है। इसके बारे में जाने बगैर आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये क्या होता है? एक कॉर्पोरेट एंटिटी है जो शेयर एक्सचेंज में ट्रेडिंग मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। कौन? स्टॉक ब्रोकर। और इनके पास स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है और ये सेबी के नियमों के तहत काम करते हैं। एक तरह से स्टॉक ब्रोकर आपके लिए शेयर बाजार का दरवाज़ा है। अगर एक हवेली है शेयर बाजार तो उसमें घुसने के लिए आपको स्टॉक ब्रोकर एक दरवाजे का काम करता है, एक गेट का काम करता है। मतलब इसी के थ्रू आपको जाना होगा, शेयर बाजार में एंट्री लेना होगा। शेयर बाजार में आने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलना जरूरी होता है। आप ब्रोकर अपनी मर्जी से या अपनी पसंद का चुन सकते हैं। आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके ब्रोकर के पास होता है, जिसके जरिए आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया है और नहीं खोला है अभी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ भी पार्ट 2 में भी था, वहाँ से आप खोल सकते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, कहीं से कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले यही प्रोसेस ऑफलाइन हुआ करता था, आपको भाग दौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन पूरा आप अपने तरीके से अपने से आप घर बैठे डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और ये सबसे सुविधाजनक भी है। अब सुविधाएं कौन कौन से देता है ब्रोकर आपको, इसके बारे में जान लेते हैं। बाजार में शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देता है,
ट्रेडिंग के लिए मार्जिन देता है, जिसके मार्जिन के बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। आपके मार्जिन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे आगे अध्याय में। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम फ़ोन पे ट्रेडिंग करेंगे तो वो सुविधा भी आपको देता है, ब्रोकर आपकी मदद करता है। सॉफ्टवेयर के जरिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आपको ट्रेडिंग में कोई दिक्कत ना आए। हर सौदे या कॉन्ट्रैक्ट जारी करना, आपके मेल में पूरा जो भी आपने किया, सौदा बेचा खरीदा, उसका डिटेल आपके मेल में जाता है। ये स्टॉक ब्रोकर ही करता है। आपके बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच पैसा ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। बैक ऑफिस का लॉगिन बनाना, जिससे आप अपने अकाउंट की पूरी जानकारी देख सकें। अपनी तरफ से दी गई इन सभी सुविधाओं के लिए ब्रोकर आपसे एक फ़ीस भी लेता है, जिसे ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। हर ब्रोकर के यहाँ ये फ़ीस अलग अलग होती है, तो आपको ये देखना है कि ब्रोकर कहाँ पे फीस किसकी कम है और सुविधा किसकी अच्छी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उसी ब्रोकर के पास आपको अकाउंट खोलना है। जिसका कोशिश ये करना है कि आपको डीमेट अकाउंट वहीं खोलना है जो डिस्काउंट ब्रोकर हो, जहाँ पे फीस कम से कम हो। तो ये जो अप स्टॉक है ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है और बहुत अच्छी सुविधा, हमारा एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ से खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम दूसरे इंटरमीडियरी की बात करते हैं, वो है डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम उदाहरण के तौर पे बताते हैं, तो उसका कागज़ आप संभाल के रखते हैं, जिसे समय आने पर आप दिखा सकें कि आपने कब और कहाँ से खरीदा था। इसलिए कागज़ को सुरक्षित जगह पर रखना महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदने का मतलब ये हुआ कि उस कंपनी के साथ, जिस कंपनी का भी आपने शेयर खरीदा है, उस कंपनी के साथ आपकी हिस्सेदारी हो गई है। थोड़ी सी ही सही, आप उसके हिस्सेदार बन गए हैं। तो आपको अपनी हिस्सेदारी साबित करने के लिए एक शेयर सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना होता है और ये शेयर सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी पे सुरक्षित तरीके से आ जाता है। किसके द्वारा? यही स्टॉक ब्रोकर के द्वारा। लेकिन इसमें कौन सी इंटरमीडियरीज रहती है? डिपॉजिटरीज रहती हैं। अब वो डिपॉजिटरीज के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? कि उसमें सारी जानकारी लिखी होती है और आपके पास कंपनी का कितना हिस्सा है, ये सारा चीज़ भी मेंशन होता है। 1996 के पहले ये ऐसा नहीं कागज़ के फॉर्म में होता था, सर्टिफिकेट कागज़ के फॉर्म में होता था क्योंकि ऑफलाइन था। लेकिन 1996 के बाद इसको पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में बदल दिया गया, जिसको डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है, जिसे छोटे में डीमेट कहा जाने लगा है। 1996 के बाद इन डीमेट शेयरों को डिजिटली रखने की ज़रूरत आ पड़ी और तब से एक डीमेट अकाउंट जरूरी हो गया। डीमेट अकाउंट की सुविधा देने के लिए डिपॉजिटरी को बनाया गया। डिपॉजिटरी आपके डीमेट अकाउंट आपके सभी शेयरों को डिजिटल फॉर्म में रखने का काम करती है। इसे आप अपनी डिजिटल तिजोरी भी मान सकते हैं। आपके ब्रोकर के पास खोला गया ट्रेडिंग अकाउंट और डिपॉजिटरी के पास खुला डीमेट अकाउंट आपस में जुड़े हुए होते हैं। ध्यान रखिए, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक ही साथ होते हैं। जब आप डीमेट अकाउंट खोलिएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ में ही होता है। वो डीमेट और ट्रेडिंग दोनों साथ में ही होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर लॉगिन करेंगे, अपनी कीमत डालेंगे और खरीदने का ऑर्डर डालेंगे और शेयर खरीद लेंगे। यहाँ आकर ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद इन्फोसिस का शेयर अपने आप आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह बेचते समय आपको शेयर की कीमत और ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट पर डालना होगा और शेयर आपके डीमेट अकाउंट से अपने आप निकल जाएंगे। तो अभी हमारे देश में, इंडिया में डीमेट अकाउंट की सर्विस देने वाली सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज हैं, जिसके बारे में जानना जरूरी है। ये डीमेट अकाउंट से ही लिंक्ड होता है। वो कौन कौन सी है? एक है NSDL और एक है CDSL। ये एक तरीके से तिजोरी है आपकी, जहाँ पे आपके शेयर होते हैं। वो कौन सी है डिपॉजिटरी? एक है NSDL, जिसको द नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड कहा जाता है, और दूसरा है CDSL, जिसको सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड कहा जाता है। ये दोनों सर्विसेज एक जैसी ही होती हैं, दोनों सेबी के नियमों के तहत ही काम करती हैं। बस
कोई ब्रोकर किसी डिपॉजिटरी NSDL के साथ रहता है और कोई ब्रोकर CDSL के साथ रहता है। जैसे आप शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए ब्रोकर के पास जाते हैं, NSE या BSE के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप उनके पास तो नहीं जाते हैं, किसके पास जाते हैं? ब्रोकर के पास जाते हैं। जैसे जिसके पास भी आपको डीमेट अकाउंट खोलना है, उसी तरीके से डीमेट अकाउंट खोलने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप NSE या BSE के पास नहीं जाते हैं, अपने ब्रोकर के पास जाते हैं। उसी तरीके से डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको NSDL या CDSL के पास नहीं जाना होगा, आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका अकाउंट खोलने के लिए डिपॉजिटरी के एजेंट की तरह काम करते हैं और सेबी के नियमों के अधीन होते हैं। इसको फिर से समझते हैं। जैसे आप शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए ब्रोकर के पास जाते हैं, जीरोधा हो गया, आप स्टॉक हो गया और बहुत सारे हो गए हमारे, ICICI डायरेक्ट हो गया, इसके पास जाते हैं। तो NSE या BSE के पास तो नहीं जाते। उसी तरह डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आप NSDL या CDSL के पास नहीं, किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे। ये DP आपका अकाउंट खोलने के लिए डिपॉजिटरी के एजेंट की तरह काम करते हैं और सेबी के नियमों के अधीन होते हैं। लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रोकर से अकाउंट खोलने के लिए जाएंगे, वहीं पे ये सब लिंक्ड होते हैं। कि जैसे आप स्टॉक के साथ कौन है? CDSL है। जीरोधा के साथ भी कौन है? CDSL है। तो ऑलरेडी CDSL वहाँ पे लिंक्ड है, आपका ऑलरेडी वो डीमेट अकाउंट खुल जाएगा वहाँ पे। अब और इंटरमीडिएट्स जैसे बैंक्स हो गया, बैंक का क्या काम है? ये शेयर बाजार के मामले में बैंक की भूमिका काफ़ी सीधी होती है। ये बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक के बीच पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट में एक ही नाम होना जरूरी है। आप अपने कई बैंक अकाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट से जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक प्राइमरी अकाउंट होगा और जो एक या दो बैंक अकाउंट होंगे वो सेकेंडरी अकाउंट होंगे। तो पैसा डालने के लिए बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप किसी भी बैंक से पैसा ले सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं इसमें। लेकिन जब शेयर बेच के पैसा आप ट्रांसफ़र फिर से अपने बैंक अकाउंट में डालिएगा तो वो केवल और केवल आपके प्राइमरी अकाउंट में ही जाएगा, आपके सेकेंडरी अकाउंट में नहीं जाएगा। बस इतनी सी बात है, बैंक का ये काम होता है। लेकिन ये काम भी आपको खुद ही करना होगा, पैसा को डालना, पैसा को निकालना आपको खुद करना होगा, अपने आप नहीं होगा। बैंक एक सेपरेट होता है, बस जस्ट लिंक होता है जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो। और इंटरमीडियरी है जैसे NSCCL और ICCL, जो कि बैक एंड में काम करता है, जिसका हमको पता भी नहीं रहता कि ये कैसे कैसे काम हो रहा है, उसका पूरा इकोसिस्टम को हम समझ रहे हैं। तो ये इंटरमीडियरीज दो हैं, एक NSCCL और ICCL। ये NSCCL क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ICCL क्या? इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन NSCCL हो गया। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कौन हो गया? NSCCL, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो ICCL की बात करें हम, ये BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी है। मतलब अगर आप शेयर NSE से खरीदते हैं तो उसकी क्लियरिंग कॉरपोरेशन कौन है? NSCCL। अगर आप BSE से शेयर को खरीदते हैं तो इसकी सब्सिडरी कौन है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन कौन है? ये है ICCL। इतनी सी बात आप समझिए। तो ये करती क्या है? ये सौदे का सेटलमेंट करती हैं। जिसको बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल क्लियर सेटलमेंट का काम करती हैं ये। जैसे कि आपने कोई भी शेयर खरीदा, सपोज IRCTC का शेयर आपने 1400 रुपये के भाव में खरीदा 1400 में, तो आपको 1400 शेयर में अगर आपने 1400 रुपये भाव पे अगर आपने IRCTC का शेयर खरीदा है तो जरूरी है कि किसी ने बेचा होगा तभी आपने खरीदा है। तो उसके अकाउंट से आना, निकल जाना, आपके अकाउंट में आना, सेटल होना, ये काम कौन करता है? NSCCL या ICCL। अब आप किससे खरीदते? अगर NSE से खरीदते हैं तो ये NSCCL करेगा, अगर BSE से करते हैं तो ICCL करेगा। केवल इतना सा काम होता है इस इंटरमीडियरीज का, NSCCL का और ICCL का। खरीदार और बेचने वाले की पहचान करना और उनके अकाउंट में पैसे और शेयर का हिसाब किताब जोड़ना,
ये काम होता है इनका। दूसरा काम ये पक्का करना कि सौदा पूरा हो गया है और कोई भी पार्टी सौदे के से पीछे न हट जाए, ये काम इनका होता है। वैसे किसी भी निवेशक के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत विस्तार से जानना जरूरी नहीं है। उसे कभी सीधे इनसे काम नहीं पड़ने वाला है। उसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल संस्था है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पूरे नियम कानूनों के साथ ये काम कर रही है। अब इस अध्याय में हमने क्या सीखा, मोटे तौर पे मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। पहला है, बाजार में कई इंटरमीडिएट अलग अलग काम करते हैं जिसके मिलने से वो पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है, बनता है, जिससे बाजार में आसानी से कामकाज हो सके। शेयर बाजार में आपके घुसने का रास्ता ब्रोकर से होकर जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरत और सुविधा को ध्यान में रख कर सही ब्रोकर चुनें। और हमारे यहाँ लिंक में जो है वो सही ब्रोकर है, आप वहाँ से डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं बिना झिझक। ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा देता है जिसके जरिए आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था है जो आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में रखती है और इसके लिए आपका डीमेट अकाउंट बनाती है। और हमने सीखा इसमें कि देश में 2 डिपॉजिटरीज हैं, एक NSDL है, एक CDSL है। और हमने सीखा कि डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा, वो डिपॉजिटरी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। और लास्ट में हमने सीखा कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपके सौदे को क्लियर करने और सेटल करने का काम करता है। इस अध्याय में हम इतना ही सीखेंगे। बाकी कोई भी सुझाव हो, कोई कमी रह गई हो और अच्छे तरीके से बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, आपको सिखा सकते या समझा सकते हैं, तो अपने सुझाव जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हमेशा आप अपडेट रहें और उस मुहिम को हम आगे बढ़ाते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।